नेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस का कंपाउंड्स पढ़ना है जिसमें आपको एनसीईआरटी में फॉस्फीन दिया हुआ है, फॉस्फोरस का हैलाइड्स है और फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है। ये हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड में। तो फॉस्फोरस का जो हाइड्राइड है दो तरह का होता है, एक होता है PH3 फॉस्फीन जो कि गैस होता है, और एक होता है P2H4 फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड कहते हैं, ये लिक्विड होता है। ये ज्वलनशील है लेकिन पायरोफोरिक नहीं है, मतलब अपने आप हवा में आग पकड़ लेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपने आप आग पकड़ लेगा ऐसा नहीं है। ये हाईली इन्फ्लामेबल है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हाईली इन्फ्लामेबल है। तो हम लोगों को पढ़ना है ये फॉस्फीन के बारे में। तो फॉस्फीन जो होता है ये स्टेबल भी है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है नहीं। तो फॉस्फीन गैस को कैसे बनाते हैं, तो लैब में फॉस्फीन को तैयार करने के लिए ये जो है ये वाइट फॉस्फोरस है। P4 के रूप में तो हम लोग वाइट फॉस्फोरस को ही लिखते हैं, और रिएक्शन भी तो केवल वाइट फॉस्फोरस ही करता है ना नॉर्मल कंडीशन में। वाइट फॉस्फोरस लिए उसमें कॉन्सनट्रेटेड NaOH या KOH ले लेते हैं, उसका सोल्यूशन ले करके ये इस तरह से राउंडेड बॉटम फ्लास्क में इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने पर क्या होता है PH3 बनेगा और NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, और ये जो होगा ये PH3 फॉस्फीन। लेकिन इस रिएक्शन में ये मेजर रिएक्शन ये होता है, ये मेजर है और ये माइनर है, मतलब थोड़ा बहुत ये भी रिएक्शन होगा, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में P2H4 और H2 भी बनेगा, ठीक है। ये भी, और ये इम्प्योरिटी के रूप में PH3 के साथ रह जाएगा। तो होता क्या है, इसीलिए ये जो इम्प्योरिटी के रूप में यानी फॉस्फीन जब बनाएंगे वहाँ इम्प्योरिटी के रूप में कौन रहेगा, P2H4 रहेगा। ये P2H4 यहाँ जो रिएक्शन होगा, अब ये गैस ये निकलेगा, और गर्म किए हैं तो P2H4 भी तो वेपर में कन्वर्ट करेगा, वो वेपर यहाँ से निकलेगा और निकल करके यहाँ ये पानी में इसको छोड़ा जाता है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा और यहाँ कांटेक्ट में आएगा, वहाँ क्या कर लेगा, वो आग पकड़ लेगा, और यहाँ पर इसमें एयर के कांटेक्ट में, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलेगा, और ये जो है ऐसे गोल गोल इसके ऊपर में वो वहाँ से गैस निकलते रहेगा, और वहाँ से वो गोल रिंग के रूप में ऊपर होगा। बहुत लोग वो इस तरह का दिखाते भी हैं जो सिगरेट पीते हैं, है ना, वो कुछ लोग मुंह से वो गोल वो स्मोक निकालेंगे, और वो यहाँ गोल, और जैसे जैसे दूर जाएगा वो रिंग क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। तो ये इसी तरह से यहाँ धुआं टाइप का निकलेगा और गोल रिंग के रूप में निकलेगा। ये सब रिंग को कहते हैं वोर्टेक्स रिंग, वोर्टेक्स रिंग्स ये होता है, या इसको स्मोक रिंग्स कहते हैं। ये स्मोक रिंग्स ये बनते हैं। ये बनता क्यों है, ये स्मोक रिंग्स बनता है क्यों, कि ये जो होता है यहाँ पर, ये इसके बनने का कारण है ये P2H4 ये ऑक्सीजन में एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत रिएक्शन कर जाता है, जल उठता है, और ये P2O5 बनाएगा और H2O बनाएगा, H2O। तो यहाँ पर अगर हम लोग दो यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन 4 हो गया, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 5 2 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2
टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, ये P2O5 इस तरह से, और यही जो बर्न करेगा इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और उस एनर्जी से क्या होता है, ये PH3 भी बर्न होने लगता है। ये खुद ऐसे एयर के कांटेक्ट में जलेगा नहीं, लेकिन ये जो जला इसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुआ उस हीट में ये जल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं जलेगा। तो ये जब जलेगा तो जलने के बाद ये भी P2O5 और क्या H2O बनाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पर 6 अगर करते हैं तो ऑक्सीजन 8 हो गया, तो यहाँ 4 ऐसे करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो P2O5 बनेगा, और इसी के वजह से वो जो जलेगा उसी वजह से ये धुआं के रूप में निकलता है, बहुत ज़्यादा स्मोक उत्पन्न करता है। यही चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। होम सिग्नल होता है। शर्लॉक होल्म्स का नाम सुने हैं? शर्लॉक होम्स नहीं, अरे ये तो बहुत बड़े डिटेक्टिव है। इंग्लिश बुक में शर्लॉक होल्म्स, उन पर मूवी भी बनी है ना, एक बहुत बड़े जासूस, उस पर हॉलीवुड मूवी। हम लोग शर्लॉक होम्स इंग्लिश में पढ़े थे, ये है ना। हाँ, तो शर्लॉक होम्स उन्हीं के नाम पे ये होम्स सिग्नल होता है। ये होम सिग्नल क्या है, ये इसको हम लोग एक होम सिग्नल और एक है घोस्ट सिग्नल, है ना, घोस्ट सिग्नल। ये होम सिग्नल में क्या होता है कि जो समुंदर में जो जहाज होते हैं वहाँ पर जगह जगह, जैसे कहीं कोई फंस गया है ना, कोई द्वीप में कभी कभी फंस जाता है, ऊपर से कोई वहाँ बगल से कोई जहाज जा रहा है ना, कोई वहाँ फंस गया आदमी, तो उसको रेस्क्यू करना हो तो वहाँ क्या होता है, वो मतलब ये उसको सिग्नल देना होता है। तो सिग्नल में क्या होता है कि ये एक कंटेनर होता है, और कंटेनर में या जहाज़ में भी वो रखा रहता है वो सब। कहीं कोई जहाज़ अगर ये देखे होंगे टाइटैनिक मूवी, तो उसमें जब वो डूबने लगता है तो वहाँ पटाखा छोड़ता है बहुत सारा। क्या वो खुशी मना रहा है? वो पटाखा छोड़ता है, वो सिग्नल है कि समुंदर के बीच में कोई उस तरह का छोड़ रहा है, मतलब कोई मुसीबत में है। तो अगर दूर से कोई शिप उप जाएगा तो वो लोग का रूल है कि वहाँ से जो गुजरेगा और वो देखेगा तो वो रेस्क्यू करने वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से तो उसका वो कंटेनर में, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड वो मिला करके उसको कंटेनर में बंद, उसको पानी में फेंक दिया जाता है। वाटर जाएगा उसके अंदर, रिएक्शन होगा, फॉस्फिन बनेगा और P2O4 और कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनेगा। फॉस्फिन एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो आग पकड़ेगा, वहाँ से धुआं प्रोड्यूस होगा, और वहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे एसिटिलीन भी जलेगा। तो वो आग की लपटें और धुआं काफ़ी डेंस वो धुआं वहाँ निकलेगा। तो जो धुआं निकलेगा वो सिग्नल हो गया। दूर से क्या होगा, वो कोई अगर जा रहा है वहाँ से तो समझेगा कि वहाँ कोई मुसीबत में है, वो रेस्क्यू करने आ जाएगा। तो ये होता है होम्स सिग्नल। ये होम सिग्नल, ये HOLME, ये होम्स सिग्नल इसको कहते हैं। और एक होता है घोस्ट सिग्नल। घोस्ट सिग्नल है ना, ये घोस्ट सिग्नल ये जो होता है, हम लोग पहले अक्सर है ना गांव में सुनते थे और लोग ऐसा देखते थे कि वहाँ पर हम लोग के गांव से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर की दूरी पर महानंदा नदी है ना। गांव से चलकर ही हम लोग वहाँ नहाने जाया करते थे। तो महानंदा, और वहीं पर वहाँ पर क्या होता था, लाश
जो है ना वो जो दफनाया जाता था उसी में, तो वहाँ पर ऐसे तो जनरली क्या होता है, जो लाश को दफनाया, ये जो जला दिया गया तो वो तो पूरा जल गया, लेकिन जो दफनाया जाता है तो वो तो बॉडी गल जाएगा और हड्डी तो रह जाएगा, या जानवर उनवर का वो बॉडी है ना नदी के वो नदी में बह कर आएगा, बाढ़ में कहीं जमा हो जाता है, तो हड्डी उड्डी जहाँ बहुत सारा, तो वह महानंदा में हम लोग के वो से बालू उसमें लोग को कुछ वो जो खास कम्युनिटी के लोग वहाँ वो दफनाया करते थे। तो और क्या होता था, बालू में गड्ढा खोद करके वो दफना दिए, फिर कभी वो बाढ़ आया, बालू हटा, तो वहाँ क्या होता था, अक्सर हम लोग उधर नहाने जाते थे तो वहाँ कभी आदमी का है ना माथा, वो कंकाल, वो हड्डी, ये अक्सर मिलता था। और अघोरी जो होता है, अघोरी सब वो वहाँ रहता है, वो सब हड्डी ये सब वो सब में वही लोग रहता है। तो वो हड्डी जहाँ बहुत रहेगा तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो अपने आप उसमें आग लग जाता है, क्योंकि हड्डी में तो फास्फोरस है, और जब टेम्परेचर, बालू है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने से वो जलने लगेगा, और वो जलेगा तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। तो आप अंधेरा में अगर देखेंगे या गर्मी के दिनों में तो वो जलता हुआ वो ग्रीन लाइट निकलेगा, तो दूर से देख के डर नहीं लग जाएगा, है ना, कंकाल है, मुंडी है और वहाँ से ग्लो कर रहा है, लाइट निकल रहा है, डर लगेगा ना। तो वो जो होता है उसको कहते हैं घोस्ट सिग्नल। हड्डी उड्डी में वो फास्फोरस के वजह से ही ऐसी घटना होती है, उसको घोस्ट सिग्नल कहा जाता है। हड्डी में वाइट फास्फोरस होता है और उस वाइट फास्फोरस के बर्न होने से ऐसा वहाँ पर लाइट इमिट होता है, ठीक है। तो ये सब जो है तो उसको घोस्ट सिग्नल, घोस्ट मतलब ही होता है भूत, है ना, भूत का वो है ना, घोस्ट राइडर मूवी भी देखे होंगे। घोस्ट राइडर वो रात में चलता है और वो जलने लगता है ना, वो तो उस टाइप से वो उसका कंकाल वो जलने लगेगा, उससे क्या होगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लाइट के रूप में वो निकलेगा। और होम सिग्नल हुआ वो समुंदर में जहाज के लिए, उस तरह से कोई मुसीबत में तो उसमें कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड वो भरा हुआ रहता है, उसको फेंक दिया जाता है और वो उसमें वाटर घुसेगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन से फॉस्फिन बनेगा और थोड़ा बहुत ये भी बनेगा, एयर के कांटेक्ट में आकर जलेगा और कैल्शियम कार्बाइड भी उस हीट से जल उठेगा और वहाँ काफ़ी डेंस धुआं निकलेगा और धुआं ऊपर जो जाएगा तो उससे दूर में उसके आसपास जो जहाज अगर उधर से होकर गुजर रहा होगा तो वो देख करके समझ जाएगा और वहाँ पहुँच जाएगा। उसको क्या कहते हैं, होम्स सिग्नल कहते हैं। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसमें हम लोग एक पीछे वाला में वो एक पॉइंट छूट गया इसके लास्ट वीडियो में, उसमें हमने वो ऐसे एक फ्लास्क में डाला था ना, कोल गैस या वुड गैस ऐसे करके डाला गया था, उसका तो कोई रिएक्शन है नहीं, रिएक्शन तो हमने लास्ट में बताया नहीं, तो वो क्यों डाला जाता है। एक्चुअली जो फ्लास्क है उसके अंदर एयर को रिप्लेस किया जाता है कोल गैस यानी CO2 के द्वारा या कोई इनर्ट गैस के द्वारा, क्योंकि अंदर अगर एयर रहेगा तो जो फॉस्फीन निकलेगा या P2H4 निकलेगा वो तो अंदर ही आग पकड़ लेगा और अंदर आग पकड़ लेगा तो कंटेनर क्या होगा, फट जाएगा, इसलिए दुर्घटना हो जाएगी। उस दुर्घटना से बचने के लिए वो एक अलग से पाइप वो रखा जाता है, वो पहले ही उसमें कोल गैस पास करके क्या किया जाता है या इनर्ट गैस पास करके अंदर के एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखा जाता है ताकि वहाँ जो फॉस्फिन बने वो बनते ही अंदर ही आग ना लगे, ठीक है, इसलिए वो पास किया जाता है। अब दूसरा मेथड है इसका प्रिपरेशन का कि फॉस्फाइड, याद कीजिएगा ये सब चीज़ को रिपीटेडली, इनऑर्गेनिक में क्या है ना,
कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहा ही जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफ़ा, है ना। वो याद उतना उसको क्या है कि बार बार आप सुनिए, देखिए, पढ़िए, तो क्या होगा, उसमें कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और जब उससे रिलेटेड कुछ भी बात आएगा तुरंत याद आ जाएगा, है ना, वो पॉइंट। तो इसीलिए कुछ बातों को रिपीटेडली बताया जाता है, शुरू से अभी तक जो पढ़ा रहे और अंतिम तक इनऑर्गेनिक पढ़ाते हुए कुछ पॉइंट है वो रिपीटेडली आएगा। और जैसे इनऑर्गेनिक हमको ये पी ब्लॉक जो है वो अक्टूबर के लास्ट तक ख़त्म करना था, हमें लगता है कि 2-4 क्लास आगे बढ़ जाएगा, लेकिन डी एन एफ ब्लॉक का हम जो दिए हुए हैं कि डी एन एफ ब्लॉक ये ख़त्म हम करेंगे नवंबर में, तो वो नवंबर में डी एन एफ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा क्लास नहीं लगता है। तो इसमें जो बढ़ेगा उसमें घटेगा, वो मिला करके नवंबर में ख़त्म होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चलेगा दिसंबर में। उसके बाद दिसंबर तक तो वो हम ख़त्म कर देंगे, तब तक आप लोग वो गेस्ट पेपर भी, वो प्रिपरेशन के लिए वो सैम्पल पेपर भी तैयार रखिएगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम में इस बार तो पढ़ाई हुई नहीं है, किसी भी कॉलेज ये सब में तो पढ़ाई हुई नहीं है, तो वो तैयार रहिएगा क्योंकि इस बार मॉडल पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टूडेंट वो उतना तैयारी करके एग्ज़ाम दे दे, है ना। तो इसके लिए हम वो स्पेशली प्रिपेयर उसके बाद करवाएंगे। और एक और इनऑर्गेनिक का रिवीजन होता है पूरा, वो सॉल्ट एनालिसिस, इट इज़ नथिंग बट द रिवीजन ऑफ होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो रिवीजन के नाम पे वो पूरा हम लोग पढ़ लेंगे फिर, ठीक है ना। तो इसलिए केमिस्ट्री 12 का, वो केमिस्ट्री के जो 12 का टेंशन है वो दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि उसको अगर हम देखेंगे इधर कि इसको हम नवंबर में भी या तो डेली पढ़ा करके ज़्यादा ये वीडियो दे करके हम कोशिश करेंगे नवंबर में ही इनऑर्गेनिक को ख़त्म कर दें, ताकि दिसंबर और जनवरी हम 12 के लिए हम प्रिपेयर कर सकें, है ना। ये नवंबर में ही हम ये करते हैं, प्रयास ये करते हैं उसके लिए। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि इस जगह पे एक हम बताए थे कि जितने भी नाइट्राइड है, नाइट्राइड वो मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, जितने भी नाइट्राइड है वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है NH3। तो जितने भी फॉस्फाइड है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस आ गया, तो यहाँ भी NH3 में N की जगह P आ जाएगा, तो PS3 बन जाएगा, तो फॉस्फीन बनेगा। ये या तो वाटर के साथ या कोई मिनरल एसिड, डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फीन, जैसे H2SO4 हुआ या HCl हुआ, ये सब से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फीन गैस बनेगा। उसके बाद एक है फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I। तो देखिए PH4I क्या होता है, PH4 प्लस और I माइनस, इसको मानते हैं कैसे, ऐसे मानेंगे PH3H प्लस और I माइनस। अब क्या होगा, NaOH से रिएक्शन कराए तो HI तो एसिड है ना, तो NaOH HI से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaI और H2O बनाएगा, और ये PH3 क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये PH3 गैस बन जाएगा। एक और है, ये हम आप लोग को शुरू में ही बताए हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे थे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। तो जब, और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -3, मैक्सिमम +5, दोनों के बीच में अगर होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है ना, यानी कि +3 से -3 और यहाँ +5। देखिए इधर ऑक्सीडाइज भी हुआ और इधर क्या हुआ, रिड्यूस भी हुआ, दोनों हो गया। तो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो वह डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है।
तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड को जब हीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के फॉस्फेन और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। एक और है कि जिंक का H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन वाइट फॉस्फोरस को रिड्यूस करके क्या बना देगा, PH3। देखिए यहाँ 0 और यहाँ -3 रिडक्शन हुआ ना, ये रिड्यूस करके PH3 बना देगा। तो ये हुआ फॉस्फीन का प्रिपरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। फॉस्फीन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसका जो गंध होता है वो सड़ी हुई मछली के तरह है ना, सड़ी हुई मछली के तरह इसमें गंध होता है, स्मेल लाइक डिकेइंग फिश। ये इसका मॉलिक्यूलर मास फॉस्फोरस का 31, हाइड्रोजन का 3, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 34। एयर का मॉलिक्यूलर मास 29 लगभग, तो उससे ज़्यादा है, इसलिए हेवियर देन एयर। ये बहुत कम पानी में घुलता है, इसलिए पानी में से जो पास किए तो वो निकल गया ना धुआं के रूप में बाहर ठंडा होकर के, तो वो बहुत कम घुलता है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए फॉस्फीन इसको इनहेल नहीं किया जाता, ये इसको काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है ये। तो ये इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है काफ़ी एकदम कॉशस होकर, सावधानी पूर्वक, कि किसी भी तरह से वो हम लोग के अंदर नहीं जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमने बताया था कि PH3 नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन में जलता नहीं है, नॉर्मली वो नहीं जलेगा, लेकिन जब हीट करेंगे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर तो जलेगा। तो फिर वहाँ कैसे जल रहा था, तो हमने बताया था कि कुछ इम्प्योरिटी के रूप में क्या बनता है P2H4, वो जलता है, तो उसके जलने से जो हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच गया, और अब वो फॉस्फीन भी ऑक्सीजन में वो जलने लगता है और P2O5 बनाता है। ये वीकली बेसिक है, वीकली क्या, बहुत ही वीक, वेरी वीक बेस, इतना वीक कि इसको जो इंडिकेटर होता है ना लिटमस पेपर, इंडिकेटर से उसको पता नहीं किया जा सकता। लेकिन ये HCl से रिएक्ट करके PH4Cl, HI से रिएक्ट करके PH4I, ये बनाना उसके, ये एसिड है और ये बेस है, तो रिएक्शन होना साबित करता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, जैसे NH3 HCl से नॉर्मल कंडीशन में ही रिएक्शन करने लगता है। ऐसा गैस लॉ में क्वेश्चन बनाए होंगे, गैस लॉ में कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर इधर से हम लोग NH3 गैस पास किए और इधर से HCl गैस पास किए, है ना, तो दोनों जाकर के एक सर्टेन दूरी पर जाकर दोनों मिल जाएगा, तो मिल जाने पर जहाँ मिलेगा वहाँ पर वाइट फ्यूम, सफ़ेद धुआं जैसा उत्पन्न होगा। ऐसा क्वेश्चन गैस लॉ में हम कराए हुए हैं, है ना। आप लोग तो गैस लॉ तो हम ही पढ़ाए थे ना, हाँ, तो उसमें तो उसमें गैस लॉज में ये डिफ्यूजन ऑफ गैस में ये चीज़ बताए थे कि एक ट्यूब है, एक तरफ से अमोनिया गैस छोड़े और एक तरफ से HCl, तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसलिए ये कम दूर गया, ये ज़्यादा दूर चला गया, और जा कर के वो क्या होगा, जहाँ दोनों गैस मिलेगा NH4Cl सॉलिड बनाएगा और वहाँ सफ़ेद धुआं जैसा बनेगा। तो ये जो इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि एक ट्यूब में एक तरफ से NH3 एक तरफ से HCl पास किया गया तो सफ़ेद धुआं किधर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो उसमें कह रहा है कि एकदम ट्यूब के बीच में बनेगा, जिधर से अमोनिया जिस टर्मिनल से पास किए उसके नज़दीक बनेगा, HCl जिधर से पास किए उसके नज़दीक बनेगा, और चौथा है कि कहीं भी बन सकता है, कोई सर्टेन ये नहीं है। तो क्या होगा, HCl के नज़दीक वाले छोर पे बनेगा,
है ना। इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बड़ा सा हॉल है और हॉल में मतलब 200 लाइन है या बहुत सारे लाइन में लोग बैठे हुए हैं और एक सामने स्टेज और एक आदमी पीछे, एक आदमी आगे आ गया और आगे एक जादूगर, एक आगे और एक पीछे। आगे से लाफिंग गैस छोड़ा तो जब गुजरेगा तो लोग सूंघेगा, हंसी आएगा, और पीछे से एक आदमी टीयर्स गैस छोड़ दिया तो वहाँ से अश्रु गैस निकलेगा, तो जो उसके नज़दीक होगा वो रोएगा। तो वो क्वेश्चन है कि किस रो का आदमी, कौन से लाइन का आदमी एक साथ हंसेगा भी और रोएगा भी, मतलब आँख से आंसू निकलेगा, मुंह से हंसी आएगा, किस रो का। तो जिस रो में दोनों गैस एकदम एक साथ पहुँचा है ना, एक साथ पहुंचा, वहाँ पर दोनों गुण एक साथ आएगा, हंसी भी आएगा और रोना भी आएगा, तो उसी टाइप का। तो ये NH3 और HCl तुरंत रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये रिएक्शन करेगा हाई प्रेशर पे। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही वीक बेस होता है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट, PH3 को जब हीट करेंगे 440 डिग्री सेल्सियस पे, ये डिकम्पोज कर जाता है और ये वाइट फॉस्फोरस नहीं क्या बनाता है, रेड फॉस्फोरस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। PH3 का कुछ ही रिएक्शन है। PH3 क्लोरीन से रिएक्ट करके PCl3 और HCl, और अगर ज़्यादा परिमाण में क्लोरीन अगर होगा तो फिर वो लिमिटेड अमाउंट में PCl3 बनाएगा, ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन लेंगे तो क्या बनाएगा, PCl5। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये पहले ही हम बताए थे कि NH3 और PH3 की बात करें तो ऊपर से नीचे हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, इसलिए PH3 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है अमोनिया से, और ये उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कॉपर सल्फेट को ये Cu3P2 AgNO3 से पहले येलो कलर का एक कंपाउंड बनेगा जो वाटर में डिकम्पोज होकर फिर ये सिल्वर प्रोवाइड करेगा, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट सिल्वर प्राप्त होता है। PH3 और HNO3 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस होकर NO2 बना, ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होकर P2O5। PH3 N2O को भी रिड्यूस करके N2 में कन्वर्ट करेगा, NO से भी ऑक्सीजन हटाकर N2 बनाएगा। तो ऑक्सीजन का हटाना रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये फॉस्फिन का रिएक्शन हुआ। एक आप लोग यूडियोमेट्री पढ़े होंगे, यूडियोमेट्री में अलग अलग गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्बेंट तो नहीं कहते हैं, उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, जो उस गैस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर है, एक होता है एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। दोनों में अंतर है, केवल B और D का अंतर है ना, B और D, लेकिन दोनों में प्रैक्टिकली बहुत अंतर है। जैसे अगर हम लोग एक चना को पानी में फूलने देते हैं, चना को पानी में फूलने देते हैं, अगले दिन फूल कर बड़ा हो जाता है, तो पानी केवल बाहर लगता है या अंदर तक जाता है, अंदर तक वो सोख लेगा। रसगुल्ला जो रस में डाला हुआ रहता है तो रस तो अंदर तक घुस जाता है, तो जब अंदर तक पूरे में रस चला जाए या वो लिक्विड चला जाए, वो जिसको अवशोषित किया वो अंदर तक पहुंच जाए, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। और जो केवल सरफेस तक ही रहे वो एडजॉर्प्शन होगा। जो गांव ये सब में जो होता है, बीच बीच में उन्हें बर्फ़ बेचने के लिए आता है आइस, वो है ना उसको, तो वो देखिएगा ऊपर का काफ़ी मीठा लगेगा, अंदर जैसे जैसे जाएंगे वो फीका होने लगेगा। वो क्या होता है, सैक्रिड, ये उसके सरफेस पे ही लगा रहता है, तो सरफेस पे लिया तो वो क्या हो जाएगा,
एडजॉर्प्शन, जो केवल सरफेस पे है ना। अब कोई चीज़ है यहाँ पर, अगर जैसे इसको अगर टेबल को छोड़ दें ऐसे ही, और अगले दिन सुबह आकर के दिखेगा इसमें डस्ट गिरा हुआ रहता है, तो डस्ट अंदर तक तो जाता नहीं है, ऊपर में फिर हम लोग साफ़ कर देते हैं, तो केवल सरफेस पे जब आएगा तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, और सरफेस के अंदर जब जाएगा तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अंदर तक अगर जाएगा। और जिसमें दोनों हो जाए उसको हम लोग ये वाला टर्म ही हटा देते हैं, तब उसको सिर्फ क्या कहते हैं, जॉर्प्शन, है ना, जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे आप चौक जो लिखते हैं ना बोर्ड पे, चौक ले लीजिए, और इंक, एक कंटेनर में इंक ले लिए या रंग भी ले लिए, है ना, पानी में घोल करके उसको आप चौक को डाल दीजिए, आधा इतना, मान लीजिए इतना बड़ा चौक है, इतना डुबाए और निकाल लिए, तो देखिएगा अगर वो ब्लू इंक है तो चौक जहाँ जितना तक डुबा वहाँ ब्लू हो गया, तो चौक को तोड़िएगा तो अंदर ब्लू नहीं होगा, अंदर भींगा हुआ रहेगा चौक, लेकिन अंदर ब्लू नहीं होगा, यानी जो कलर पिगमेंट था वो तो सरफेस पे ही रह गया, पानी चला गया कहाँ तक, अंदर तक, तो पानी का हुआ एब्जॉर्प्शन, और इंक का वो जो कलर पिगमेंट है उसका क्या हुआ, एडजॉर्प्शन, वो सरफेस पे रह गया, तो वहाँ तो दोनों घटना घटी, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ना तो एब्जॉर्प्शन कहेंगे ना सिर्फ उसको क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे, उसको सिर्फ जॉर्प्शन। ये पढ़ाएंगे वो सरफेस केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर ये सब बताएंगे डिटेल से। तो ये फॉस्फीन का जो एडजॉर्बेंट होता है, फॉस्फीन गैस को कौन एडजॉर्ब करेगा, जैसे ऑक्सीजन के लिए होता है ना, और पायरोगैलॉल होता है, उसी तरह से अमोनिया गैस के लिए अलग होगा, है ना, उसी तरह CO2 गैस के लिए KOH होता है ना, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग एडजॉर्बेंट यूडियोमेट्री में ये बताया गया है ना। तो अलग अलग गैस को अलग अलग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, तो ये फॉस्फीन को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl और वाटर का मिक्सचर, वो पेस्ट जो होता है वो फॉस्फीन गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फॉस्फीन गैस का यूज क्या हुआ, तो यूज हमने बताया, एक तो होम सिग्नल, और दूसरा ये वार, लड़ाई वड़ाई जो होता है, लड़ाई में कभी कभी वो क्या किया जाता है कि धुआं बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाएगा, है ना, धुआं क्रिएट करके वो बहुत समय वो धुआं क्रिएट किया जाए, धुआं कर दिया गया, एकदम स्मोक का स्क्रीन जैसा बन जाएगा, उधर वाले कोई अंदर देख ही नहीं पाएंगे अंदर क्या होता है, और तुरंत उसके बाद क्या होगा, वहाँ से सब कुछ गायब, लोग हट जाएगा, है ना। वो मतलब छुपाने के लिए, कोई चीज़ उस समय बचने के लिए उस तरह का, तो उसमें क्या होता है, वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जाता है ना। शायद इसमें अभी कौन, गुंजन सक्सेना का एक मूवी आया था ना, उसमें भी एक जगह शायद ये क्रिएट किया गया, हमको याद नहीं आ रहा है, उसमें एक जगह जब उसका सीनियर ऑफिसर उसको गोली लग जाता है, उसको रेस्क्यू करने जाता है, तो वहाँ स्मोक स्क्रीन ये करके उसको मतलब बचाया जाता है। तो और भी कई इस तरह का कि स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दिया जाएगा, वो इस पार उस पार दिखेगा नहीं, और तब तक सब अपना पोजीशन ले लेता है, कौन कहाँ छुपा पता नहीं चलेगा। तो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने में, वारफेयर में ये फॉस्फीन का इस्तेमाल होता है। वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जले और वहाँ धुआं उत्पन्न करेगा, काफ़ी डेंस धुआं होगा, तो इस पार से उस पार दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉस्फीन के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये दो है क्लोराइड ऑफ फॉस्फोरस, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस दो तरह का हैलाइड बनाता है, PX3 जिसको ट्राई हैलाइड कहते हैं,
और 5 हैलोजन, इसको क्या कहते हैं? पेंटा हैलाइड। तो ये नाइट्रोजन अगर होगा तब केवल NH3 बनता है, NH5 नहीं बनता है। ये हम शुरू वाले लेक्चर में ही बता दिए थे। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता। जैसे देखिए, फॉस्फोरस के पास एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p 6 3s2 और 3p3 हुआ। तो इसका अंतिम ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन ये 3s2 हो गया और क्या हो जाएगा? 3p3 यहाँ पर हो जाएगा 3p3। इस तरह से हम लोग लेंगे यहाँ पर 3p3, और तो इधर d ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है? d ऑर्बिटल पूरी तरह से यहाँ पर खाली है। तो d ऑर्बिटल जब खाली है तो यहाँ इसके पास ये जो ग्राउंड स्टेट है, और ये अगर पूरी तरह से ये यहाँ पर अगर इस जगह 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर यहाँ 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस जगह यही हो जाएगा PCl3। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का अगर बात लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और चला जाएगा कहाँ? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो चला जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और इधर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इधर जो हम लोग लेंगे इस जगह एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा अनपेयर्ड? 5 इलेक्ट्रॉन। और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस जगह यहाँ पर, तब इस जगह क्या बनाएगा? PCl5 बनाएगा। 5 यहाँ पर PCl5 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से PCl3 PCl5, ग्राउंड स्टेट में PCl3, एक्साइटेड स्टेट में PCl5। d ऑर्बिटल खाली है लेकिन नाइट्रोजन में d होता नहीं है, इसीलिए वहाँ केवल ये बनाएगा, NCl3 NCl5 नहीं बनाएगा। PCl3 का प्रिपरेशन, इसमें वाइट फॉस्फोरस को ड्राई क्लोरीन लेकिन लिमिटेड अमाउंट में पास करेंगे तो PCl3 बनेगा। अगर एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे तो PCl5 बनेगा, एक्सेस में रहेगा तो। और दूसरा प्रिपरेशन, वाइट फॉस्फोरस को SOCl2 को थायोनील क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थायोनील क्लोराइड। और थायोनील क्लोराइड रिएक्ट करता है तो PCl3 SO2 और S2Cl2, ये S2Cl2 को हम लोग सल्फर मोनोक्लोराइड कहते हैं। S2Cl2 क्या कहलाता है? सल्फर मोनोक्लोराइड। और यही S2Cl2 क्या करता है? यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर आप कराइएगा इथिलीन के साथ, इससे रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ से रिएक्शन करके बनाता है ये CH2 फिर CH2 और यहाँ Cl और Cl। इसको हम लोग मस्टर्ड गैस कहते हैं, जो वार गैस, युद्ध में ये गैस जहरीला गैस होता है, ये गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मस्टर्ड गैस, ये S2Cl2, यहाँ PCl3 बना। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? कलरलेस है और लिक्विड स्टेट में होता है, चिपचिपा, तेल जैसा चिपचिपा लिक्विड है। PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, तीनों क्लोरीन हटेगा, 3 OH आएगा, इसलिए H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, है ना, फॉस्फोरस एसिड। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? PCl3 का इस्तेमाल और भी होता है। हम लोग PCl3 का जो इस्तेमाल करते हैं किसमें? इसका जो रिएक्शन है
तीसरा रिएक्शन कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अगर है, इस OH को हटाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीधा OH ग्रुप को हटाकर ये PCl3 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, और ये OH कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, Cl में, है ना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब जैसे अल्कोहल ले लिए, CH3CH2OH अल्कोहल लिए, इस अल्कोहल का अगर PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2OH, ये OH के जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और PCl3 किस में कन्वर्ट कर जाएगा, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग लेते हैं CH3COOH, इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH हटकर Cl आ जाएगा, तो CH3CO Cl हो जाएगा, और यहाँ पर H3 ये जो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये लेंगे। अब यहाँ पर अब हम लोग इस जगह जो यहाँ हम लोग लेते हैं, इसका ये PCl3 का ये सब रिएक्शन हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर में PCl3 इसके पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर कितना है, 3, ये तो सब बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ भी है, बॉन्ड पेयर 3, जितना एटम होता है उससे एक कम, और लोन पेयर इसमें होगा कितना, 1, क्योंकि फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में 3 बॉन्ड बनाया तो 2 बच गया, 1 लोन पेयर, इसलिए यहाँ टोटल दोनों को जोड़ के कहते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना होता है, 4, और स्टेरिक नंबर 4, तो ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, ये स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर और शेप हो जाएगा पिरामिडल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल, पिरामिडल मतलब P ऐसे ये Cl और ये Cl और एक ऐसे पीछे ये Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर, और फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ये इस तरह से ऐसे जुड़ जाएगा, ये पिरामिडल शेप होगा। ठीक है, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका प्रिपरेशन वाइट फॉस्फोरस कोई ड्राई क्लोरीन से, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक्सेस, और अगर हम लोग Cl2 PCl3 जब बन रहा था तो वहाँ लिमिटेड सप्लाई था, यहाँ एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो PCl5 बनेगा। एक और वहाँ था वाइट फॉस्फोरस का, किससे रिएक्शन करा रहे थे, SOCl2 थायोनील क्लोराइड, यह है SO2Cl2, अंतर है, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड टूट करके PCl5 और क्या बनाता है, SO2 बनाता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड PCl5 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये निकल जाता है। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉलिड है, जैसे PCl3 ऑयली लिक्विड था, PCl5 सॉलिड होता है, वो येलोइश वाइट पाउडर। हाइड्रोलिसिस करेंगे PCl5 का तो ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और HCl बनेगा। इसका हीटिंग इफेक्ट, हीट अगर धीरे धीरे हीट करेंगे तो है ना, लो टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट नहीं, अगर स्लो हीट करेंगे तो PCl5 जो होता है, ये जो सॉलिड है, ये धीरे धीरे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर जाता है, ये गैस में। इसको क्या कहते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदले, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा, है ना। तो सॉलिड स्टेट में ये
बताया हुआ है आयनिक स्टेट में रहता है PCl4 प्लस, और ये बताया हुआ है देखिएगा, और PCl6 माइनस, ये इस तरह से, और ये आयनिक कंपाउंड के रूप में रहता है PCl सॉलिड स्टेट में। और जब कोवैलेंट हो, गैस फेज में कोवैलेंट होता है और सॉलिड स्टेट में आयोनिक होता है। लेकिन अगर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो PCl5 जब ये गैस में कन्वर्ट कर गया और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो PCl5 टूट करके PCl3 और Cl2 बनाएगा। PCl3 के तरह ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH को हटाकर क्या करता है, Cl में कन्वर्ट होता है, और खुद PCl3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, POCl3 में। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, एल्कोहल ले लीजिए CH3CH2OH, तो इसको अगर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा, CH3CH2 और यहाँ Cl प्लस HCl प्लस POCl3। इसको ये फाइनली पाउडर्ड मेटल, इसको चूर्ण में कन्वर्ट कर देंगे और तब PCl5 के साथ हीट करेंगे तो उसका क्लोराइड बनेगा AgCl या SnCl4, और PCl5 खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PCl3 में, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि यहाँ पर ये PCl5 किसका काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, और साथ ही साथ ये इसको हम लोग कहेंगे क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीन भी तो जोड़ा, इसलिए क्लोरीनेटिंग एजेंट भी इसको कह सकते हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हालांकि ये सब स्ट्रक्चर जो है PCl5 का बॉन्डिंग में भी SEPR थ्योरी पढ़ाने में पूरा बता दिया गया है डिटेल से। PCl5 जो होगा इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, 5, लोन पेयर कितने होंगे, एक भी नहीं, 0, इसलिए स्टेरिक नंबर हो गया कितना, 5, और हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d, ठीक है। और जिसका स्टेरिक नंबर 5 होता है, ये बताया हुआ है BSEPR थ्योरी में, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका होता है स्ट्रक्चर, और इसका हम लोग इस तरह से ऐसे लेते हैं, P, ये Cl, ये ऐसे यहाँ पर Cl, ऐसे PCl, और इसमें 2 क्लोरीन इस तरह से परपेंडिकुलर, ऐसे एक क्लोरीन यहाँ पर, ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे जोड़ दीजिए इससे, फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए ऐसे, और यहाँ से, और यहाँ पर हो जाएगा एंगल 120 डिग्री, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। इस क्लोरीन को एक्सियल, इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। ई का मतलब इक्वेटोरियल, ई जो होता है, ई का मतलब इक्वेटोरियल होता है, ए का मतलब एक्सियल। इसको हम अभी मॉडल से बता दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम ये मॉडल से बता दे रहे हैं।
तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये मॉडल, ये बीच में है P, ठीक है। ये तीनों जो बॉल है ये क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन से ऐसे जुट गया, ये तीनों को मिला दीजिए तो त्रिभुज हो जाएगा, ट्राइगोनल। और बाकी 2 जो होता है इस तरह से होता है, ऐसे जो रेड से हम यहाँ दिखाए हैं ऐसे होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप यहाँ एक कागज़ का टुकड़ा अगर त्रिभुज के आकार का काट लीजिए, एक कॉर्नर यहाँ सटाइए, एक कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ, एक त्रिभुज हुआ। ये क्या हुआ, दूसरा, ये तीसरा। तो नीचे चौड़ा, ऊपर नुकीला, पिरामिड। और बेस कैसा, ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और एक कहाँ होगा, नीचे, तो नीचे एक पिरामिड ऊपर, कैसा, कितना पिरामिड हुआ, तो 2 के लिए बाई। और बेस कैसा, ट्राइगोनल, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें ये जो एंगल होगा कितने का होगा, 120 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का। 120 डिग्री का कितना एंगल है, 3, एक ये, एक ये, एक ये। और 90 डिग्री का कितना एंगल है, 6। ऊपर इससे ये तीनों बनाएगा, और इससे भी तो ये तीनों बनाएगा। और 180 का एक एंगल है दोनों रेड के बीच, है ना। ये इसका शेप होता है। तो इसमें क्या है, ये जो ये इसको अब अगर ग्लोब देखें ना, ग्लोब जो स्कूल ये सब में, ऑफिस में जो रहता है, तो ग्लोब अगर मान लीजिए वो जो स्फेयर है, घेरा है, वो अगर गोल हो, है ना, और ट्रांसपेरेंट हो, अंदर कांच का है और खोखला है, तो उसके अंदर इसको रख देंगे, तो क्या होगा, और जिस एक्सिस के अबाउट ग्लोब को घुमाते हैं तिरछा होता है, ऐसे रखेंगे, तो ये एक्सिस में रह गया। और ये तीनों कहाँ, बीच में आया, तो कहाँ, इक्वेटर होता है ना बीच में, विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, इक्वेटर पे आया ये 3, तो जो इक्वेटर पे आएगा उसको क्या कहते हैं, इक्विटोरियल। और जो एक्सिस पे आया वो क्या कहलाएगा, एक्सियल। इसीलिए ये 3 जो हो गया इक्विटोरियल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्सियल, ठीक है, आया समझ में, एक्सियल। ये इस तरह से एक्सियल और इक्विटोरियल। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 120 डिग्री का एंगल तो रिपल्सन कम, यहाँ 90 का एंगल तो रिपल्सन ज़्यादा। तो ये जो रिपल्सन ज़्यादा होगा ये इसको ढकेल देगा ऊपर थोड़ा ऊपर ज़्यादा ढकेल देगा, ये नीचे। इसका परिणाम क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड छोटा नहीं रहेगा, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से इसका जो शेप होगा इस तरह से, ये इसमें ऐसे लंबा हो जाएगा, है ना। ये रिपल्सन ज़्यादा हुआ, लंबा हो गया, तो एक्सियल बॉन्ड क्या हुआ, लंबा, और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या हो गया, छोटा। जो बॉन्ड छोटा होगा वो मजबूत होगा, और जो एक्सियल होगा वो लंबा, वो कमज़ोर होगा। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एक्सियल बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इसको हीट करेंगे, पहले कौन बॉन्ड टूटेगा, जो कमज़ोर है, तो कमज़ोर तो ये है ना, ये दोनों टूट जाएगा। तो PCl5 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले ये दोनों टूटा, 2 क्लोरीन, और ये 3 क्लोरीन अलग, तो PCl5 को हीट करने पर क्या बनता है, और Cl2, ये दोनों क्लोरीन अलग, और ये रह गया PCl3, ठीक है। तो ये हो गया PCl5 का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ये हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट एक और पार्ट बनाना है फॉस्फोरस का, वो है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑलमोस्ट उसमें 1 आवर के करीब में लगेगा, 1 आवर या 1 आवर एंड 15 मिनट, सवा घंटा के करीब में। तो वो नेक्स्ट हम लोग फिर बनाएंगे, ठीक है।